बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। तोशाखाना 2 का केस चल रहा है और आज समाअत का दिन था। इमरान खान साहब की बहनें भी वहाँ पे गई, वकला भी गए और वहाँ पे जो है वो सहाफ़ी भी गए। फिर वही सारी जो हमेशा से खुराफात होती हैं जेल के बाहर, वो तो होती रही, लेकिन कुछ बयानात सामने आए हैं जो इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खान साहबा ने पहुँचाए पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक। मीडिया पे तो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट चलता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जो इमरान खान साहब के अब तक बयानात सामने आए हैं, तफसीली जो सारी चीज़ें हैं, वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया का सेल है वो बैरून मुल्क से इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरा उनका स्टेटमेंट डालेगा तो पता चलेगा। बड़े सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के। एक तो इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को यह बताया कि उनके बेटों से टेलीफोनिक मुलाकात होती है, जो बातचीत होती है टेलीफोन पे, वो काफ़ी अरसे से रोकी हुई थी, लेकिन बिलाखिर इमरान खान साहब की अपने बेटों से बात करवा दी गई है टेलीफोन पे और ये बात कोई 1.5 घंटे तक हुई है। इस पे इमरान खान साहब ने कंफर्म किया सहाफ़ियों को कि मेरी 1.5 घंटे तक मेरे बच्चों से बात हुई है, मेरे बच्चे मुझे मिलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मुझे अखबारात भी मिल रहे हैं और टीवी की सहूलत भी दस्तयाब है, ये इमरान खान साहब ने बताया। अच्छा, जिन दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब को अखबारात भी दिए जाते हैं। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त चल रहा होता है ना, उस वक्त इमरान खान साहब के अखबारात बंद कर दिए जाते हैं। तो आप ये तरीका वारदात देखें, क्योंकि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले आ रहे हैं, धड़ाधड़ अदालतें सजाएं सुना रही हैं, नाअहलिया हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को अखबार भी दिया जा रहा है ताकि वो उसको पढ़ें और कमज़ोर पड़ जाएं। फिर इमरान खान साहब के बेटों ने जो एक यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो फिर उन्होंने उंगली टेढ़ी की। उन्होंने इंटरनेशनली जाके मुलाकातें भी की, आलमी तंजीमों को भी बताया, दबाव बढ़ाने की कोशिश की, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज भी 2-3 दिए उन्होंने। उसके बाद ऐसा लगता है कुछ इम्पैक्ट हुआ है और इमरान खान साहब की उनके बेटों से बातचीत करवाई गई है। अलीमा खान साहबा ने बताया कि इमरान खान साहब के बेटों के जो नाइकोप हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसके बाद नाइकोप होना या जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं या जो पाकिस्तानी एक्चुअली तो वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, जैसे कि इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनके बाद पाकिस्तानी शहरियत है, वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो उनके बाद नाइकोप है। नाइकोप जो है वो एक आईडी कार्ड है और वो उनके गुम गए, जिसके बाद नाइकोप वो कंट्री में आ सकता है, लेकिन वो उनके कहते हैं गुम गए हैं, जो अलीमा खान है उन्होंने बताया, और इस वजह से वो पाकिस्तान में अपने नाइकोप पे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने नाइकोप के लिए अप्लाई किया कि जनाब हमें नाइकोप मुहैया किए जाएं। अब इस प्रोसीजर में वो 1 महीना भी लगा सकते हैं, लिहाजा उन्होंने वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी दरखास्त दे दी कि हमें पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाए। वीज़ा 1 घंटे में दिया जा सकता है और वो अभी तक नहीं दिया गया। इसमें जनाब अलीमा खानम ने कहा कि वहाँ जो जमामा की फैमिली है, उनकी कोई सेक्रेटरी है या कोई खातून है, वो जाएंगी और जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी से मुलाकात करके पूछेंगी कि उनके जो बच्चे हैं जमामा के, उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा। तो ये मंडे वाले दिन वो कह रहे हैं जी प्रोसीजर अब आगे बढ़ाएंगे। अब अलीमा खान साहबा ने क्या बताया कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को हुकूमती इदारा बना दिया गया है। इलेक्शन चोरी करके चोर मुसल्लत कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के इदारों की 77 साला डेवलपमेंट को अपने इक़्तिदार की खातिर तबाह कर दिया गया है। पहले मैंडेट चोरी करवाकर चोरों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया, मीडिया का गला दबा दिया, जुडिशरी को 26वीं तरमीम के जरिए हुकूमती इदारा बना दिया। जजेस वही सजाएं दे रहे हैं जो उनके हाथ में पकड़ाई जाती हैं। उन्होंने तहरीक के हवाले से 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त को भी बहुत अहम करार दे दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि अब पाकिस्तान की आज़ादी और इदारों की बहाली के लिए खड़े हैं और तहरीक में भरपूर शिरकत करने से ही आज़ादी मिलेगी। ये जनाब इमरान खान साहब का पैगाम उनकी बहन ने दिया कि 14 अगस्त को भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिविटी करेगी। और देखिए, इससे पहले इमरान खान साहब ने, मैंने आपको बताया था कि उनका टेस्ट मैच है, अब वो ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेस्ट मैच खेलते जाएंगे। अब ये असाब की लड़ाई है, फिर 5 अगस्त आएगा, फिर 14 अगस्त आएगा, फिर 6 सितंबर आएगा, फिर उसके बाद सितंबर का अगला महीना आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर के अंदर वो टाइम आएगा जब 26वीं आईनी तरमीम है, उसका साल मुकम्मल होगा, अदलिया की तबाही का 1 साल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब को, और फिर 29 नवंबर आएगा जब आर्मी चीफ लगाया गया था मौजूदा फील्ड मार्शल को, आसिम मुनीर साहब को, तो वो दिन भी आएगा। तो ये तमाम दिन इमरान खान साहब की अब तहरीक चलती रहेगी। उन्होंने अपने आप को जेल में एडजस्ट कर लिया, उनको इस बात का आइडिया है
कि उनकी पार्टी किस काबिल है और वो क्या कर रही है, कौन लोग इक़्तिदार परस्त बन चुके हैं और कौन लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और जिस दिन तक ये अक्सरियत मामला अपने हाथ में नहीं लेती तब तक इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ जेल से बैठकर टेस्ट मैच खेलते रहेंगे। 5 अगस्त को अगर अवाम ने हल्ला मारा और जोर लगाया तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अवाम क्रिएट कर सकती है और एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव पड़ सकता है। इमरान खान ने कहा कि 77 साल बाद आज फिर वक्त आ गया है कि आज़ादी के लिए कौम निकले, इसलिए 5 की अगली तारीख 14 अगस्त है, दोबारा उस तारीख को फिर एहतजाज होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और ये बहुत बड़ा ऐलान है, उनका फैसला है। उन्होंने कहा जी कि ज़िमनी इंतखाबात में ना हिस्सा लेने का ऐलान। इमरान खान ने कहा कि जो लोग नाजायज़ तरीके से गैर कानूनी तौर पर नाअहल किए गए हैं उनकी जगह किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। इन लोगों ने पीटीआई पर एतमाद करके टिकट लेकर इलेक्शन लड़ा था। हम नाजायज़ तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये जनाब इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया। अब ये जो दिहाड़ीबाज बैठे हुए थे ना दिहाड़ियाँ लगाने के लिए कि हम जाली फॉर्म 47 जारी करेंगे, अब कोई दिहाड़ी नहीं लगनी। अब जिसको पीएमएलएन ने टिकट देना है उसने चाहे 10,000 वोट लेना है वो बन जाएगा एमपी एमएलए। मौजें लग गई, 5-10 हज़ार वोट भी बहुत है। अब ज़्यादा वोट ही नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि इमरान खान साहब ने तो बाइकआउट कर दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हम लड़ेंगे ही नहीं। भाई इंतखाबात लड़ने क्या हैं, जितना मर्जी आप वोट ले लें। आपने अभी देखा जो हुआ सियालकोट में, इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी आपने देख लिए, जो गिलानी खानदान ने ज़िमनी इंतखाबात के साथ किया वो भी आपने देख लिया। भाई जिन लोगों को 20-25 हज़ार वोट नहीं पड़ रहा है 1 लाख के मुकाबले में, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। जाली फॉर्म 47 तो पहले जारी किए जाते थे, अब जाली फॉर्म 45 भी जारी कर दिए जाते हैं। ऐसी 2 नंबरी पाकिस्तान में की जा रही है कि इससे पहले हमने कभी देखी नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने कहा जी दफा करें फिर, अगर इन्होंने ऐसा जुल्म करना है और ये सीटें ऐसे हमसे छीननी है तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेते। अब ये उन्होंने फैसला किया है, सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। और इलेक्शन का बाइकआउट करना या ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बार बार हरा कर ये साबित करना चाहती है कि शायद उनकी मकबूलियत कम हो रही है। तो इमरान खान साहब इसका बाइकआउट करके एस्टेब्लिशमेंट का ये हथकंडा भी छीन लेंगे। और जिन लोगों ने दिहाड़ियां लगानी थी, जैसा कि जावेद लतीफ़ साहब ने बताया कि एजेंसियों के लोगों ने पैसा पकड़ा और फॉर्म 47 उन्हें दिए जिनसे पैसा पकड़ा गया। जावेद लतीफ़ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था, पीएमएलएन के नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं। अब मामला ये है कि दिहाड़ी कैसे लगाएंगे, मद्दे मुकाबले नहीं है। जब इमरान खान साहब ने उम्मीदवारी खड़ा नहीं करना तो फिर आप दिहाड़ी कैसे लगा सकते हैं, वो दिहाड़ी अब लगनी नहीं है। लोगों ने बड़े बड़े पैसे बनाए, बड़े लोग अरबपति हो गए इस सारे गोरख धंधे में जो पाकिस्तान के साथ किया गया गुज़िश्ता 3 साल में। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब नाजायज़ तरीके से ये आए हुए हैं तो नाजायज़ तरीके से छीनी गई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब का फैसला है। और आसिम मुनीर ने अपने इक़्तिदार के लिए सारे इदारों को तबाह कर दिया, मैंडेट चोरी करवाया और उसके बाद मीडिया का गला दबा दिया, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के लिए एक पैगाम भेजा। इमरान खान ने गंडापुर को कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, फौज को अपने लोगों के सामने खड़ा ना किया जाए। इसके अलावा एक और सख्त पैगाम है जो फिर सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया जेल से। वो बता रहे हैं अडियाला जेल के बाहर से कि अली अमीन गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी सख्त खबर है कि अली अमीन गंडापुर अगर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। अब गंडापुर की पोजीशन बड़ी अजीब है। उन्होंने एक दिन सख्त बयान दे दिया और बड़ा सख्त बयान दे दिया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपने उस बयान से पीछे हटना पड़ा। हमने देखा उनका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल नरम था। जब उनसे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उनसे रब्ता किया तो उसके बाद उनका स्टेटमेंट बहुत नरम हो गया। लेकिन जो उनका सख्त स्टेटमेंट था वो उठा के इंडिया ने फैटफ में जमा करवा दिया। और अली अमीन गंडापुर साहब ने बजाय कि उसके ऊपर वजाहत करते, उन्होंने ये कहा कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटाया गया और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। और अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान को नहीं छुड़ा पा रहे पिछले 1.5 साल से, वो इक्तदार में है, इसके बावजूद नहीं छुड़वा पा रहे। 2 साल से इमरान खान साहब अंदर हैं, गंडापुर इमरान खान को नहीं छुड़वा पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं जी मैं कश्मीर को आज़ाद करवाऊंगा अब। और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम पख्तून जाएंगे और जाकर कश्मीर को आज़ाद करवा लेंगे। पहले इमरान खान साहब को आज़ाद करवा लें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, बाकी काम आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकता तो इस्तीफा दे दे। ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। अब गंडापुर साहब को सोचना पड़ेगा करना क्या है। इसमें एक और भी नादरीन चीज रिपोर्ट हो रही है और वो ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ है लकी मरवत में। अब मुतजाद इतलात आ रही हैं।
मैंने रब्ता करने की कोशिश की है, चंद सहाफ़ियों से मेरी बात हुई जो लकी मरवत में हैं, उन तक मेरी अभी एक्सेस नहीं है। तो टेलीफोन का भी मसला है, लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं, जगह छोड़ी हुई है, अपने घरों से भी लोग नकल मकानी कर गए हैं बहुत सारे। तो ये जो ड्रोन हमला हुआ लकी मरवत में, ये 2 ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 2 ड्रोन हमले हुए। एक शख्स ने मुझे बताया कि 1 ड्रोन हमला हुआ और 1 मार्टर गोला जो है वो फटा है। अब कंफर्म क्या है ये पता नहीं चल रहा, लेकिन 5 से 7 बच्चों की शहादत की इत्तला आ रही है। ये छोटे मासूम बच्चे हैं जो शहीद हुए हैं और 12 के करीब बच्चे और शहरी जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और सोशल मीडिया पे एक FIR भी गर्दिश कर रही है, जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं। आमना भुट्टा साहिबा और 1-2 और लोग हैं, इमरान लालिका साहब हैं, उन्होंने भी, और कुछ और लोगों ने ये FIR जो है वो सोशल मीडिया पे लगाई और ये क्लेम किया कि ये ड्रोन हमले के खिलाफ। मैं तो वो पढ़ नहीं पा रहा, बहुत ही बारीक लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं कंफर्मेशन ले लूँगा, नेक्स्ट वीलॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से लकी मरवत में ड्रोन हमले के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। और अगर ये FIR दर्ज की गई है तो ये अपनी नौयत की पाकिस्तान में पहली FIR होगी जो ड्रोन हमले के बाद दर्ज की गई होगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ड्रोन हमले पे FIR नहीं हुई। और ये बच्चे मासूम अगर आप देखें छोटे, तो ये किस तरह शहीद हो जाते हैं। यानी ये बच्चे तो दहशतगर्द नहीं है, इन्होंने तो कभी दहशतगर्दी की भी नहीं, ना इनका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक है, ना ये कोई दहशतगर्दी से इनका लेना देना है। तो ये बच्चे कैसे शहीद हो जाते हैं ड्रोन हमलों के अंदर, मार्टर गोले बच्चों पे जाकर कैसे फट जाते हैं। ये बार बार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और इस तरह के वाकयात से नफरत बढ़ती है। बाजोड़ में जो कुछ हुआ, जो पब्लिक का रद्देअमल आया और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से फौज के खिलाफ भी नारे लग गए और एक नफरत की फिजा बन गई, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बताई भी कि वो क्यों बनी और लोग क्यों नफरत करते हैं। तो अब मामला यह है कि बच्चों की शहादत से नफरत ही पैदा होगी ना। जिन लोगों के बच्चे शहीद हो जाएंगे, वो पूरा इलाका वो आपके बारे में क्या सोचेगा। तो लगातार इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, एक FIR भी रिपोर्ट हो रही है। ये वाकये को यहाँ रोक लेते हैं, अगले वीलॉग में इसकी तफसीलात आएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। डॉक्टर असरार साहब हैं, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा जी बंदूकें लेके, कलाशनकोफे लेके रात के वक्त कोई शख्स किसी घर में आ जाता है और आके कहता है खाना खिलाओ। अब ये दहशतगर्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो घर वाले उससे कैसे लड़े। भाई मुसल्ला होकर लोग आ जाते हैं किसी घर में या किसी हुजरे में घुस जाते हैं और कहते हैं हमें खाना खिलाओ, तो वो लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। मुसल्ला अफराद को आप कैसे ज़बरदस्ती उनके साथ जंग तो नहीं कर सकते शहरी। अच्छा, ये उन्हें खाना खिलाते हैं, अगले दिन जनाब वो दूसरी पार्टी आ जाती है, इदारे वाले आके उस बंदे से पूछते हैं कि तुमने इस बंदे को खाना क्यों खिलाया। इनका गुनाह ये होता है कि उनसे ज़बरदस्ती खाना खा लिया जाता है। अब ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, वो ये वाले एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सामने रख रहे हैं। लेकिन एक तकरीर जो बड़ी सख्त है वो सुहेल अफरीदी साहब ने की है। सुहेल अफरीदी साहब जो है सूबाई वजीर हैं और ये इमरान खान साहब के, मुराद सईद के करीबी साथियों में से। इन्होंने कहा कि जिसके दिल में ज़रा भी पाकिस्तान का दर्द है वो ज़रा सोचे, रिजीम चेंज ऑपरेशन 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक फ़ायदा किसको हुआ है। एक शख्स को या पूरी कौम को फ़ायदा हुआ। अपने दिल में सोचें, मस्जिद में बैठकर सोचें कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका फ़ायदा एक शख्स को हो रहा है या पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया। अब वहां से वही फैसले आ रहे हैं जो बादशाह सलामत चाह रहे हैं, मीडिया वही दिखा रहा है जो बादशाह सलामत चाह रहे हैं, पार्लियामेंट सिर्फ बूट पॉलिश में मसरूफ है। ये यानी सारे इशारे जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ या खास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है और वो ये उन्हीं को बादशाह सलामत एक्चुअली करार देते हैं। इमरान खान साहब भी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, बताइए ऐसे ही लगता है। अब ये जो सारा फायदा है वो कह रहे हैं जी इन्हीं को है और रिजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान को तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को तो टक्के का फायदा नहीं हुआ, ना मईशत पाकिस्तान की खड़ी हुई, ना कोई अच्छा फैसला हुआ, ना आलमी सतह पे, ना इंटरनेशनली, ना नेशनली, ना दाखिली मामला, कोई भी चीज पाकिस्तान की सीधी नहीं हो रही। दहशतगर्दी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया और मईशत का इस सारे करप्ट टोले ने आके बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं आपको चीनी का एक स्कैंडल बताऊंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। चीनी स्कैंडल के अंदर ये जो चीनी की कीमत है ना, इस हवाले से एक खबर है मेरे पास और वो खबर ये कहती है कि चीनी को इंपोर्ट करने के लिए जो बाहर से अब चीनी मंगवानी है उसके लिए बोलियां मांगी जाती है ना कि बोलियां दें मुख्तलिफ कंपनियां। तो सबसे कम बोली जो है वो लंदन की कंपनी ने दी है $539 और उसके बाद जो है वो अमारात की एक कंपनी है उसने $599 फी टन के हिसाब से रेट दिया है। अब अगर ये कम बोली वाली भी
आप चीनी ले लेते हैं ना, तो मार्केट में चीनी की जो कम से कम कीमत आएगी वो आएगी 227 रुपए फी किलो तक 2-2.5 महीने के बाद। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। 80 रुपए किलो चीनी जो है वो बहुत महंगी थी, और ये जो 227 या 230 रुपए बेचेंगे वो बहुत सस्ती होगी। कैसे ये बेशरम लोग हैं, ये पहले चीनी को 250-250 तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उसको वापस 150 से 250 के बीच में लाकर ये क्लेम करेंगे, 150 से 200 के बीच में लाकर, जनाब हमने चीनी सस्ती कर दी है, देखिए हम कौम का कितना दर्द है हमारे अंदर, ये ऐसे करेंगे। क्योंकि उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीनी है वो आ जाएगी, किसान को ये अच्छी तरह निचोड़ेंगे, क्योंकि चीनी उस वक्त पाकिस्तान में पहुंच रही है जिस वक्त किसान का गन्ना तैयार हो रहा है, और उस बुनियाद पे ये किसान से गन्ना सस्ते दामों खरीदेंगे, ब्लैकमेल करेंगे उसको, किसान से उसका गन्ना छीन कर ये सस्ते दामों में चीनी बनाएंगे, उस पर फिर मुनाफा कमाएंगे। ये एक्सपोर्ट करने वाले भी मुजरिम है, इंपोर्ट करने वाले भी मुजरिम है। और आज कौम की जेब के ऊपर जो डाका मारा जा रहा है इमरान खान साहब के दौर के बाद से लेकर अब तक, वो लगभग 125 से 150 रुपए के बीच में, और 170 रुपए लीटर तो वो जो खाने का तेल आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी डाका मारा जा रहा है। तो नाज़रीन ये है सूरत हाल। मारंग बलोच साहिबा को अदालत में पेश किया गया, और मारंग बलोच साहिबा के मैं विजुअल देख रहा था जब वो अदालत में आई, तो बड़ी बहादुरी के साथ वो डट कर खड़ी है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव है, एक अग्रेशन है उनके अंदर, लेकिन वो रियासत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। बड़ी मजबूत खातून है और उन्हें सलाम पेश करने को दिल करता है। उसकी वजह यह है कि वो अपने लोगों के हक के लिए आवाज़ उठा रही है। देखिए बहुत सारी खराबियां हैं, बहुत सारी दहशतगर्दी है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके सामने रियासत सरेंडर नहीं कर सकती, लेकिन जबरी गुमशुदगियां कोई इलाज नहीं है। किसी को जबरी तौर पे लापता कर देना ये कोई समझदारी वाला काम नहीं है। आपने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो कानून के मुताबिक उसको अदालत के सामने पेश करें, और अदालत के जरिए से आप उसको सजा दिलाएं ताकि आइंदा के लिए एक मिसाल बने। लेकिन जबरी तौर पे जब आप किसी को गुमशुदा करते हैं तो आप एक की बजाय 10 मजीद अपने मुखालिफिन पैदा करते हैं, और रियासत की इस गलत पॉलिसी ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा रखी है। इस वक्त जो है मारंग बलोच साहिबा एक मुजामत का इस्तारा बनी हुई है। उन्होंने कहा हम अपनी जदोजहद के जरिए अपने इस मुल्क के कानून और अदालतों को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहे हैं। यहाँ कोई अदालत नहीं है, यहाँ कोई कानून नहीं है। ये कानून और अदालतें इसलिए बनाई गई हैं ताकि बलोचों की नस्लकुशी की जा सके और इनके वसाइल लूटे जा सके। 15 दिन का मजीद रिमांड दे दिया है जज ने। हालांकि मारंग बलोच ये बता रही थी कि हमारा बार बार रिमांड दिया जाता है, हमसे तो तफ्तीशी आके मिला ही नहीं। भाई रिमांड देने का मतलब यह है कि तफ्तीशी आएगा, आकर तफ्तीश करेगा, बात करेगा, पूछेगा कि ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ये क्यों कहा, वो क्यों हुआ। तो तफ्तीशी तो आए नहीं। जज के सामने सारे हकायक रखने के बावजूद जज साहब ने कहा जी आपने जो कहना था कह लिया। वो बता रही है बेचारी के यार हमसे कोई बात ही नहीं करता, आके हमारी तफ्तीशी नहीं होती, हमारा रिमांड आप किस लिए दे देते हैं। जज ने पकड़ के फिर रिमांड दे दिया। अब ये तो बेचारे जज मजबूर हैं। और इसी पे मारंग बलोच ने कहा कि यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई अदालतें नहीं है, ये सब कुछ जो है वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि बलोचों की नस्लकुशी की जा सके। पूरी कौम को जो है वो दीवार के साथ लगाया। और इरफान सिद्दीकी जैसे लोग, मुझे हैरत हो रही है, बड़ी तकलीफ हुई उनका स्टेटमेंट पढ़ के कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की APC के एलामिये पर BLA की छाप शर्मनाक है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है BLA। अब BLA कहाँ से आ गया भाई? BLA तो दहशतगर्द हैं। ये तो वो लोग हैं जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, बलोचों के रहनुमा, कुछ लोगों को जाने का उन्होंने बुलवाया था और बुला के उन्हें मौका दिया कि वो बलूचिस्तान के बारे में बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब ये तो वो लोग हैं जिनके साथ नवाज शरीफ साहब भी हमदर्दी करते रहे अपोजिशन में। ये वो लोग हैं जिनके कैंप में मरियम नवाज भी जाकर बैठती रही अपोजिशन में। ये वो लोग हैं जिनके लिए बिलावल भी आवाज़ उठाता रहा, और सारे जब अपोजिशन में होते हैं तो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें अदालतों में पेश नहीं किया जाता। ये वो लोग हैं जिनकी माओ बहनों और बेटियों की इज्जत नहीं की जाती, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें तकलीफ दी जाती है। ये वो लोग हैं। आप इन्हें BLA कैसे कह सकते हैं, दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? अगर आप इसमें तमीज़ नहीं कर सकते कि दहशतगर्द कौन है और जमहूरियत पसंद कौन है और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन है, तो फिर आपकी दानिश्वरी कहाँ गई? माजी में आप इन लोगों के साथ खड़े थे और आज आपको ये लोग दहशतगर्द लगते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक शख्स का जो कलम है वो सिर्फ सियासतदानों के इक़्तिदार की शलवार में नारे डालने की काम आएगा और कोई काम नहीं करेगा।
ये नहीं जब नवाज शरीफ की शलवार में इक़्तिदार का नारा डालना हो तो आप अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, और जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार से निकाल दिए जाएं तो फिर आप कलम उठा के इनकलाबी बन जाते हैं कि मेरे हाथ में कलम है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप ज्यादती कर रहे हैं और ये ज्यादती आपको नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन, और खबरें हैं लेकिन नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।